बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या तस्वीर निकल के आ रही है। लेकिन उससे पहले मार्केट पे एक नज़र डालते हैं। 45 पॉइंट नीचे 18,240 के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है और 43,796 798 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है आपका बैंक निफ्टी। तो कुल मिला के बाजार में एक स्थिति ये बन रही है कि तस्वीर थोड़ी सी डाउनवर्ड जैसी देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, आज के मेहमान को पेश करिए, हमारे सामने स्क्रीन पे लेके आइए उनको। गौरव बिसाज हमारे साथ हैं जो हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। गौरव, क्या लग रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग नीरज जी। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का जो है मुझे लग रहा है दौर एक टेम्पररी शुरू हुआ है। हमने अपने क्लाइंट्स को भी कल प्रॉफिट बुकिंग और थोड़े से हल्के से एक शॉर्ट्स के संकेत दिए हैं। रीजन ये है कि अगर आप निफ्टी की अगर देखेंगे तो जो 18,450 का ऑलमोस्ट जो हाई मारा है वो एक 78.6% रिट्रेसमेंट है। जो फॉल आई थी 18,900 के आसपास है टुवर्ड 6900 800 के करीब। तो उसका जो पूरी फॉल का जो है जो हमने अभी बढ़त देखी थी वो 78.6% से फिलहाल रुका है। दूसरा, अगर आप देखें तो कभी 3 या 4 दिनों से एटलीस्ट निफ्टी जो है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है आरएसआई में, जहाँ पे निफ्टी के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, आरएसआई के प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे थे। बैंक निफ्टी में भी सेम था। बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस लाइफ जो हाई थे 44,151.8 उसको अटेम्प्ट किया, 44,151.7 के करीब गया, फिर वहां से एक बेरिश पियर्सिंग या डार्क क्लाउड कवर बनाया डेली चार्ट पे। तो ये सारे छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग के पैटर्न जो मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक बार फॉल आ सकती है। मैं समझता हूँ अच्छा भी है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि जून एंड तक आपको 19,000 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बाय करेंगे, स्टॉप लॉसेस डीप है, तो अगर करेक्शन अगर आता है तो मेरे हिसाब से काफी एक अच्छा लुक्रेटिव रिस्क बनेगा एक लंबी अपसाइड के लिए। ओके, ये तस्वीर है इस वक्त मार्केट की और थोड़ा सा ऊपरी स्तर पे है तो प्रेशर, और आगे जाते हुए देखते कैसा मूड बनता है, चूंकि काफ़ी मार्केट ने अपनी रफ्तार भी एक दिखाई दी। चलिए सवाल जवाब सिलसिला शुरू करते हैं। प्रांशु पावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं संगरूर से। प्रांशु, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास टाटा पावर के 225 के रेट पे 2,000 शेयर हैं। 3 महीने का मेरा नजरिया है, होल्ड करेंगे सर? गौरव, 3 महीने के लिए टाटा पावर 225 पे लिए, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर टाटा पावर 3 महीने का व्यू है तो आप भले रख लीजिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतना तुरंत एक मोमेंटम दिखाएगा। स्टॉक में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्ट्रक्चर ना बहुत वीक है ना बहुत स्ट्रांग है। एक रेंज में ट्रेड करा जहां पे एक 230 का काफी अच्छा हर्डल है और 190 का एक काफी अच्छा इसमें सपोर्ट है। तो रेंज बाउंड स्टॉक है, तो आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको इसको नजरिया बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम आपको 1 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। अगर 3 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है ये 210 205 ये लेवल्स पर ही रहेगा। ओके, तो ये राय बन रही है आपके लिए टाटा पावर पे। हरमनप्रीत पटियाला से मैसेज जुड़ रहे हैं। बताइए सर, क्या सवाल है? जी सर, मेरे पास ना नायका के स्टॉक्स है @199 पर, और मेरा 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है कि मैं 1 ईयर तक उसको होल्ड कर सकता हूँ। 10 है मेरे पास नायका के। ओके, रास्ते में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए हरमनप्रीत को? 119 पर ले रखा है नायका, और अभी एक रिपोर्ट आई है कल परसों में जिसमें 100 रुपए का टारगेट दिया गया है। क्या करना चाहिए नायका में? देखिए, फिलहाल मुझे रिवर्सल के संकेत नहीं दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ऐसे बहुत वीक लग रहा है, लेकिन अभी मेरे लिए ये जो है बाय मोड में फिलहाल नहीं आया। तो हमने अपने क्लाइंट्स को काफी अग्रेसिवली दूसरे जो ई कॉमर्स वेंचर्स हैं या न्यू एज कंपनीज उसमें काफी ट्रेड करवाया है। नायका में मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा आप 114 का जो है आप स्टॉप लॉस से कर लीजिए। सस्टेन अगर होगा तो फिर आपको देखने मिल सकती है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। 114 के नीचे जो आप कह रहे हैं 100 रुपये टारगेट है वो भी आ सकता है फिर। ओके गौरव, अंबर एंटरप्राइजेज पे आपकी क्या राय है? खबरों के चलते हालांकि काफ़ी ऊपर है, रिजल्ट्स भी थे, लेकिन क्या नज़रिया क्या बनता आपका? देखिए, आज का जो कैंडल है वो एक निराशाजनक कैंडल आप कहेंगे, जहाँ पे अच्छी खासी ओपन हमको देखने मिली थी, लेकिन ऊपर उस पर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कोई डिक्लाइन अगर मुझे देखने मिलती है 1950 के करीब, तो यहाँ पे बाय के मौके बनते हैं। आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो 1800 के होंगे, और वहां पे फिर 2300 के लिए प्ले कर सकते हैं। मौजूदा स्तरों पर मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, मौजूदा स्तर पे बाय की सलाह नहीं होगी। अगला सवाल है कृणाल सुथार का।
वडोदरा से हैं। कृणाल जी बताइए क्या सवाल है। कृणाल आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तो सवाल पूछिए फिर। हाँ सर, मेरे पास 104 रुपये के सर से जमुना ऑटो लिया हुआ है मैंने, 2 महीना जैसा हो गया। 102 शेयर है, तो अभी उसमें क्या करना है? रह सकते हैं कि फिर निकल जाना है? क्या जाना है? ओ जमुना ऑटो में अभी बने रहना कि निकल जाना है? हाँ, गौरव, जमुना ऑटो अभी तो उनके भाव के आसपास ही है। देखिए इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। बाकी जो अगर आप देखें ऑटो एक्सएल कंपनी से, वो भी थोड़ी सी अभी रुझान उनका मिक्स बैग ही रहा है। और अभी ऑटो स्पेस में एक ब्रेकआउट मुझे देखने मिला था, ऑटो इंडेक्स के अंदर आता, तो उसमें जो फ्रंट लाइनर्स कोर ऑटो नेम्स है वही चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इनका नजरिया 2-3 महीने का है तो एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ अगर आपका नजरिया 6 महीने या उसके ऊपर का भी हो तो एक बार एग्जिट करके दूसरे को बेहतर स्टॉक में डालिए जहाँ पे रिस्क और फेवरेबल होगा। ये थोड़ा टाइम करेक्शन भी दिखाएगा और काफी ऊपरी लेवल्स पे स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ से अगर ये 98-99 की जगह वीकली क्लोजिंग इसकी आती है तो स्टॉक वापस उड़ के 85 तक जा सकता है। तो वो सबसे एक बार इसको एग्जिट करके किसी और स्टॉक में लाना बेहतर होगा। ओके, अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर में अगर कोई लेना चाहे, तरुण का सवाल, तो वो ले सकते हैं क्या अभी? देखिए स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। रही बात फ्यूचर्स में, तो मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। रीजन सिर्फ ये है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। तो अगर करेक्शन आ भी गया तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिले, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके बैंक निफ्टी गिर रही है और आपका बैंक बड़ा है वो कंटिन्यू से चल रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो हर्डल जो है इसकी इमीडिएट वो 189 की है, मैं स्पॉट लॉस की बात कर रहा हूँ। तो जब 189 के सस्टेन अगर हो जाए तब इसमें ब्रेकआउट आएगा और स्टॉक जो है 195 तक जा सकते हैं। तीसरा, कल एसबीआई के नतीजे आएंगे, उसका भी काफी सारा जो असर होता है वो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पे और दूसरे जो पीएसयू स्टॉक्स है उसमें होता है। तो 2-3 चीजों की वजह से मैं कहूँगा यहाँ पे आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको करना ही है तो आप 190 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए कि आपको पता है कि मेरा लॉस लिमिटेड है और मुझे एग्जिट के मौके मिल जाएंगे। हाँ, इन्होंने अपना रिजल्ट भी जो क्वार्टरली पेश किया वो बहुत ही बढ़िया है। तो सारी अच्छी खबरें लगभग इस क्वार्टर के लिए डिस्काउंटेड लग रही हैं। तो ये राय है बड़ौदा पे। अच्छा, एक सवाल है सुशील का, मेरठ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी बताइए क्या सवाल है। मेरे पास है ना 1000 यूबीआई के शेयर रहेंगे और इसमें मेरे को क्या करना चाहिए? 6 मंथ का नजरिया है, 70 सेंट की खरीद है। 6 महीने के लिए यूनियन बैंक में क्या नजरिया बनता है गौरव? देखिए सारे जो पीएसयू बैंक्स हैं सभी के स्ट्रक्चर अच्छे हैं, खराब नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इनको सिंपल कहूंगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है 65 का होगा। 65 के नीचे अगर 2-3 दिन बंद अगर होता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। ये सारे जो पीएसयू बैंक्स हैं इनका अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का अगर आपका नहीं है तो आपको इसका जो असली बेनिफिट है वो आपको देखने नहीं मिलेगा। तो आपका मीडियम टर्म का या शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो पीएसयू बैंक स्पेशली जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप पीएसयू बैंक है उसको अवॉइड कीजिए। और यूनियन बैंक के लिए 65 रुपीज का स्टिक स्टॉप लॉस होगा। 65 रुपए तक भाई स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा इसमें, और अभी अवॉइड करिए पीएसयू बैंक। राहुल चड्डा को टीम लीज खरीदने का मन कर रहा है, 100 शेयर हैं इनके पास 2185 पर। देखिए आज काफी एक्शन में है स्टॉक और एक अच्छी उछाल हमको देखने मिली है। बट मैं यहाँ पे कहूँगा फिलहाल इसको एक बार अवॉइड कीजिए। देखिए मैं इसके अगर पिछले साल जून जुलाई से अगर चार्ट अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे अपने ये 18 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। आज अगर क्लोजिंग इसकी आती है 2350 के ऊपर तो ये पहली बार होगा कि आपको एक उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। तो मैं आज नहीं, मैं कल बाय करना चाहूंगा। देखते हैं कि इसके ऊपर क्लोजिंग आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो एक स्विफ्ट अपसाइड जो है वो आपको 2650 तक के लिए आपको देखने मिल सकती है। तो मैं बाय की राय दूंगा, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है उसका कम से कम 2350 के ऊपर होनी चाहिए। 2600 तक के लक्ष्य इसमें आ सकते हैं चड्डा जी। अगला सवाल है राकेश का, अहमदाबाद से। राकेश जी बताइए। हाँ, मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले रखे 10 शेयर 2780 पे, अभी 3180 आया, क्या करना चाहिए? और नवीन फ्लोरिन के ऊपर दिखाए। नवीन फ्लोरिन पे क्या है? नवीन फ्लोरिन 15 शेयर परचेज किए 4300 रुपये पे, तो उस पे होल्ड करें या सेल करते हैं? गौरव, ये एचएएल जो है ना एक बड़ी बढ़िया स्टोरी है डिफेंस की, और इन्होंने 2780 पे लिया, काफ़ी ऊपर जाके इन्होंने लिया भी, लेकिन उससे भी ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है 3134।
क्या ये स्टोरी और राइड करना चाहिए इनको, या यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करना बोलना मुश्किल है कि जो भी थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक आएंगी वो 3150 से आएगी, 3350 से आएगी, या यहीं से आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप इसको राइड भी कीजिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर इसको राइड कीजिए। 3050 का जो है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए और उसको आप राइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी जो है थोड़ी सी आप उसको ट्रिम कर रही है। और नवीन फ्लोरिन 4300 पे है। जी, कौन सा शेयर कहा आपने? नवीन फ्लोरिन। देखिए, नवीन फ्लोरो में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो काफी काफी बढ़िया इसका एक स्ट्रक्चर है और लॉन्गर टर्म चार्ट से काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर इमीडिएट टर्म्स में देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको और देखने मिल सकती है। जो इसके प्रीवियस हाई थे तकरीबन 4850 4900 एग्जैक्टली, वहीं से फिर से घूमा है। तो एक जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसमें हावी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं इसमें ट्रेलिंग कराने दूंगा, अनलेस आपका नजरिया 2 साल का है तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बेहतर होगा। ओके, अब जरा बात करते हैं कि बैंक के मैनेजमेंट से। और बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने चौथी तिमाही में अनुमान से बेटर नतीजे पेश किए और कई मामलों में तो ये कई वर्षों के बेहतरीन नतीजे पेश किए। एसेट क्वालिटी देखिए, मार्जिन्स देखिए, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और रिटर्न जो है, रिटर्न एसेट्स काफ़ी बढ़िया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक के एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा जी हैं। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नतीजे वाकई बहुत बढ़िया हैं और कई वर्षों के शानदार नतीजे दिख रहे हैं हर फ्रंट पे लगभग। क्या खास बात रही, क्या वजह थी इतने शानदार नतीजों की? नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे विचार में पिछले कुछ तिमाहियों से हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है वो अच्छा रहा है। हमारी गाइडेंस भी ये रही है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी इंडस्ट्री ग्रोथ हो उससे हम बेहतर ग्रोथ दे पाएं। तो इस वर्ष हमारे जो लोन्स हैं वो लगभग 18.5% उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके अंदर भी जो खास जो इम्प्रूवमेंट है वो रिटेल के अंदर है। रिटेल लोन्स हमारे लगभग 28% बढ़े हैं और इन रिटेल लोन्स में जो ग्रोथ है सभी तरफ से आई है, होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन्स। तो मेरे विचार में एक तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारा जो है ग्रोथ मोमेंटम है। दूसरा जो है, अक्सर ये देखा गया पिछले एक वर्ष के अंदर कि बैंकों को तकलीफ आई है डिपॉजिट मोबिलाइज करने के अंदर, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो टाइटन हो रही थी। तो हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 15% है। इसका अर्थ यह है कि जो एक अंतर देखा गया है मार्केट के अंदर डिपॉजिट ग्रोथ में और लोन ग्रोथ में, वो हमारे बैंक के केस में बहुत ही कम है। तीसरा जो है, प्राइसिंग पावर कुछ जो है वो बेहतर हुई है। हमने लगभग पिछले 1.5-2 वर्षों में कॉर्पोरेट ग्रोथ कम की थी, क्योंकि उसके अंदर प्राइसिंग पावर बैंक के पास नहीं थी, आपको अपने मार्जिन नहीं मिल रहे थे। परंतु इस वर्ष आपके मार्जिन्स भी कॉर्पोरेट में बेहतर हैं और इस कारण से कॉर्पोरेट के अंदर भी हमारे लगभग 13% की ग्रोथ हुई है। चौथी चीज जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा वो एसेट क्वालिटी है, जिसके अंदर सुधार काफी तिमाहियों से चलता आ रहा है और इस तिमाही में हमारी क्रेडिट कॉस्ट जो घटकर 0.5% के आसपास हो गई है। तो इन सब के कारण जो हमारा मुनाफा है वो एक रिकॉर्ड पर है और ये जो एक इम्प्रूवमेंट है ये पिछले कई तिमाहियों से सस्टेन की जा रही है और मेरे विचार में आगे भी बैंक के जो नतीजे हैं वो अच्छे रहेंगे। सर, आपकी जो कि क्रेडिट कॉस्ट बहुत नीचे है और शानदार आप प्राइसिंग कर रहे हैं, आपने बताया, तो ये मार्जिन जो है आपके जो काफी एलिवेटेड लेवल पर, ये कंटिन्यू करेंगे 2024 के फाइनेंशियल ईयर में भी? देखिए, हमारी गाइडेंस ये है कि इस पूरे वर्ष के मार्जिन देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो 3.3% है। आखिरी तिमाही का देखें तो 3.5% है। तो हमारी गाइडेंस ये है कि थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ेगा डिपॉजिट रिप्राइसिंग का, परंतु अगले वर्ष भी हमारे जो मार्जिन हैं इस वर्ष की तरह लगभग जो 3.3% की सालाना दर है उसके आसपास रहेंगे। ओके, 3.2 3.3 के आसपास रहेंगे। सर, ये जो रिटेल ग्रोथ है ये तो ज़बरदस्त है, मतलब 27% समझ लीजिए, और कॉरपोरेट ग्रोथ भी 13% से ऊपर की है। रिटेल तो चूंकि पिछले 1-2 सालों का सबसे बड़ा शाइनिंग एरिया था, लेकिन कॉरपोरेट ग्रोथ धीरे धीरे ग्रो करके अब यहाँ तक आई है। क्या ये 13% सस्टेनेबल है क्या सर? इसमें 2 नजरिए हैं। एक तो हमारी बोर्ड की ये पॉलिसी रही है कि यदि हम अपनी तुलना कुछ अन्य बैंकों से करें, विशेषकर प्राइवेट बैंकों से, तो रिटेल का अनुपात हमारे बैलेंस शीट में थोड़ा कम है, कॉर्पोरेट का ज्यादा है।
और ये अमूमन देखा गया है कि जब भी साइकिल एडवर्स होती है तो कॉर्पोरेट से ही ज्यादा आपको तकलीफ मिलती है। तो हमारी कोशिश ये है कि यदि हमारी ग्रोथ दर x है तो हमारी रिटेल के अंदर 1.5 टाइम्स हो उसकी, मतलब अगर हम 15% ग्रो कर रहे हैं तो रिटेल में हम 22-23% ग्रो करें और कॉर्पोरेट में थोड़ी कम हो, ताकि क्रमशः जो रिटेल का जो हिस्सा है हमारी बैलेंस शीट में वो बढ़ता रहे और आगे जाके रिस्क जो है हमारा कम हो जाए। तो एक स्ट्रेटेजिक कारण है। दूसरा, आपने कॉर्पोरेट का जहां तक जिक्र किया, तो जैसा मैंने कहा कि पिछले 1.5-2 वर्ष में कॉर्पोरेट के अंदर मार्जिन कम प्राप्त हो रहे थे, इसलिए हमने जो है जानबूझकर कॉर्पोरेट में ग्रोथ हमने कम की। अब जो है थोड़ा सा जो मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर था, प्राइसिंग पावर जो थी वो बैंकों के पास वापस लौट के आई है, तो हमारी कॉर्पोरेट की जो ग्रोथ है वो भी जो है बेहतर हो गई है। मेरा अनुमान यह है कि जो भी हमारी ग्रोथ रेट रहेगी कॉर्पोरेट की उसके आसपास रहेगी, वो रिटेल की भविष्य में भी उससे काफी बेहतर होगी। यानी रिटेल में और बेहतर होगी और कॉर्पोरेट की लगभग इसी के आसपास रहेगी। सर, किन सेक्टर से कॉर्पोरेट ग्रोथ आ रही है, कहां पे ज्यादा कैपेसिटी? देखिए, सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ को जो मदद मिल रही है वो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से है, जो कि इस बजट में रिकॉर्ड स्तर पे है। उसकी वजह से आप सीमेंट देखिएगा, स्टील देखिएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखिएगा, मिल रही है। तो मेरे विचार में सबसे बड़ी बात तो वो है। दूसरा, एक हम आज की तिथि में एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, जहां हम फॉसिल फ्यूल से अलग हटकर जो है हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो उसके कारण भी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, भले ही वो सोलर पावर हो या इलेक्ट्रिक। तो इन सब इस एनर्जी ट्रांजिशन से भी जो है मेरे विचार में इन्वेस्टमेंट को और ग्रोथ को काफी मदद मिलेगी। एसएमई, एमएसएमई, वहां पे क्या स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ सत्यता है। यदि हम कोविड का समय देखें तो उस पर सबसे अधिक विपरीत प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ा था वो एमएसएमई पे पड़ा था, और लोन जो रिस्ट्रक्चर हुए थे और अभी तक उबर कर बाहर नहीं आए हैं। तो इसीलिए जो है अगर आप स्लिपेजेस देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा अंग जो है में ये कोविड का जो इम्पैक्ट था, जो असर था, वो अगले 2 तिमाही तक समाप्त हो जाएगा और लगभग 6 महीने बाद हम वो भी आगे जाके कम हो जाएंगे। ओके, अच्छा सर, एक एयरलाइन बड़ी मुश्किल में आजकल, गो फर्स्ट, उसमें आपका? देखिए, हम जनरली हम किसी विशेष अकाउंट के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, परंतु इस बार हम करते हैं क्योंकि कंपनी ने एक एनसीएलटी फाइलिंग की है और जो भी सूचना है वो पब्लिक डोमेन में है। तो हमारा इसमें जो एक्सपोजर कंपनी जो सिक्योरिटी की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, और एयरलाइंस का भी अगर इंडस्ट्री का भविष्य देखें तो आज की डेट में काफी उसमें सुधार है। तो हम आशा करते हैं कि एयरलाइन जो है ये इस संकट से उभर के आएगी और दोबारा उड़ेगी, परंतु फिर भी बैंक के तौर पर प्रोविजनिंग करना बेहतर है। तो ये देखते हुए हमने इस कंपनी के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है। जी संजय सर, चूंकि आप इंडस्ट्री वेटरन हैं, बिना नाम के सिर्फ ऐसे इंडस्ट्री व्यू समझना चाहता हूं मैं। बहुत सारी एयरलाइंस जो एक बार, देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो सेक्टर में स्ट्रक्चर की बात है। आज की तिथि में अधिकतम जो मार्केट शेयर है 2 एयरलाइंस के पास है। एक तो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप का अंग है, हाँ। और दूसरी एयरलाइन जो है वो उसके पास लगभग 50 का। हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो कम हुई है और रिकवरी हुई है कोविड के बाद। और यदि आप भी अपनी आज टिकट खरीदने जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि 6 महीने से पहले के मुकाबले आज आपकी टिकट काफी महंगी है। तो इससे निश्चित रूप से एयरलाइंस को मदद मिली। आपने जो है जो भी आपको कदम उठाने थे, ये आपने समय पे उठाए या आपने एक समस्या को जो है आगे तक के लिए टाल दिया। तो मेरे विचार ये देखते हुए कि सेक्टर के अंदर बेहतरी हुई है और जो भी कदम उठाया गया है वो मेरे विचार में समय पे उठाया गया है, तो संभावना देख पाए। आप उम्मीद करते हैं कि एयरलाइन उड़ेगी फिर से? देखिए, हमें आशा अवश्य करेंगे। बताया है उसके अनुसार उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका कुछ हद तक जो ताल्लुक है वो इंजन अवेलेबिलिटी पे था, जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ताल्लुक नहीं। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन जनरल। अब चूंकि ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला हमारे यहाँ तो पॉज हो गया, लेकिन और एंड ऑफ द ईयर के आसपास क्या कटौती की भी उम्मीद रखें हम लोग?
देखिए, संभावना तो कभी खत्म नहीं होती है कम, और इन्फ्लेशन प्रेशर्स काफी कम हो गए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों तक जो है। संजीव सर, बहुत ही एनकरेजिंग बात आपने कही। बाजार बहुत खुश होगा इस बात को सुन करके कि एक वेटरन ये बात कह रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत ही स्टेलर नंबर और बहुत ही स्ट्रांग कमेंट्री। सर को ये उम्मीद है कि यहाँ से भी क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन करेंगे। ये 0.1% हो सकता कम हो, लेकिन उसको भी ये 3.2 के आसपास मेंटेन रखेंगे। तो बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कमेंट्री बैंक ऑफ। इस पे एक कॉल ली है आपकी एक कॉलर के जरिए। आपने कमेंट्री सुनी होगी, हालांकि आपको इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए और होते भी नहीं होंगे, आप चार्ट पे प्योरली देखते होंगे, लेकिन फिर भी मेरा मन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, खराब नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 190 का जो है इमीडिएट हडल है, तो मुझे अगर यहाँ पे बाय करना भी है तो मैं 190 के ऊपर बाय करूँ, नहीं आता उसमें। मैं फिलहाल यहाँ पे पोर्शन बनने की सलाह नहीं दूंगा। ओके गौरव, एक सवाल और। मैं जब ये शो की शुरुआत की थी तो एडवांस डिक्लाइन मुझे अच्छा नहीं हो रहा है, दिखाई जरा एडवांस डिक्लाइन का। वो गिरने वाले शेयरों की संख्या पार कर गई है बढ़ने वालों के सामने, 1373, 1362। ये देखिए वो बिल्कुल फिगरेंस है, शॉर्ट करने का मौका है यहाँ पे एक। देखिए, आप आज के हाई से स्टॉप लॉस लगा के एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये कहूँ कि पिछले 10 दिन का अगर मूव आप चार्ट डेली का देखेंगे तो निफ्टी ने 10 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं, इसकी क्लोज अगर आती है उसके नीचे, तो ये पहली बार होगा काफी दिनों के बाद कि इसके नीचे क्लोजिंग आई है। तो प्रॉफिट बुकिंग का जो पहला अंश जो होता है वो 10 EMA से होता है, लोवेस्ट एवरेज है ये। तो मुझे लगता है कि फिर एक और आपको फॉल जो है टुवर्ड्स 18,000 आपको देखने मिलती है। ओके, तो ये राय निफ्टी पे यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है और मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपरी स्तरों से दबाव लगातार दिखा ही रहा है। यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स में नरमी के रुझान बनते हुए दिख रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक लास्ट कॉल, स्टॉक ने मतलब कंपनी ने रिजल्ट ठीक पेश किए, अच्छे पेश किए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग क्या है, ये 6.5% नीचे है। गौरव, बेचेंगे आप LIC अभी? और LIC हाउसिंग मैं यहाँ पे फ्रेश कर बेचूंगा तो नहीं। हाँ, आपके पास अगर होल्डिंग में पड़ा है तो मैं एग्जिट के लिए यहाँ पे जरूर संकेत दूंगा। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट करना है तो उसके लिए मैं नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो स्टॉप लॉसेस आपके इसमें डीप हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग के लिए नहीं, लेकिन अगर किसी के पास है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। मुझे जो स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है ये HFCs में, वो मुझे कैनफिन होगा काफी अच्छा लग रहा है, जहाँ पे अभी नहीं, लेकिन एक बार 680 बार आगे अगर क्लोजिंग आती है तो 30-40% आपको रिटर्न देखने मिल सकता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कैनफिन होम्स के लिए, और हमने अपने क्लाइंट्स को इसके एक चर्चा भी इस पे की है, बट मौजूदा स्थानों पे नहीं। लेकिन एक बार 680 की अगर वीकली क्लोज आती है तो कपर एंड पैटर्न एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। ओके गौरव, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और अगर आपके कुछ सवाल रह गए हों या ये मार्केट जो गिर रहा है इस पर और हम लोग विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं तो आप 11:30 बजे जुड़िएगा हमारे साथ सोशल मीडिया लाइव पे 11:30 पे, तो हम लोग और जवाब देंगे और बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है उस पर ही बातचीत होगी। फिलहाल एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 हर्षिता के साथ।